हेलो बच्चों, आज हम एक बार रिवाइज करने जा रहे हैं जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ ताकि तुम्हें ये बातें अच्छी तरह से समझ आ जाए, क्योंकि इन बातों का बहुत ज़्यादा लेना और देना है इस पूरे अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी के लिए इन सभी को हमें बहुत अच्छी तरीके से रीड करना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, जब भी ये हमारे दिमाग में बैठेंगी। तो बेसिक टर्म्स के बारे में एक बार दोबारा रिवाइज करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा पीछे वाले अपने लेक्चर में मैंने बताया था, उसके बारे में थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए कि मैंने आपको करवाया क्या था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है बिजनेस के अंदर लेन देन। ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बिजनेस के अंदर लेन देन किस चीज का? वो हो सकता है गुड्स को हम परचेस कर सकते हैं, गुड्स को परचेस कर सकते हैं, गुड्स को सोल्ड कर सकते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि गुड्स का मतलब क्या होता है। गुड्स का मतलब ये होता है कि जो हम खरीदते हैं रीसेल करने के लिए, वो हमारा गुड्स होता है। जैसे कि मेरा क्लॉथ का काम है, तो मैं क्लॉथ खरीदता हूँ बेचने के लिए, ये मेरा गुड्स है पड़ा। तो जब भी हम गुड्स खरीदेंगे तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाएगा, वो है परचेस। जब बेचेंगे गुड्स को, उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाएगा सेल। इसके लिए परचेस अकाउंट यूज किया जाएगा और इसके लिए सेल अकाउंट यूज किया जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरा एसी का काम है, तो मैं एसी को बेचूंगा और एसी को खरीदूंगा, तो वो मेरे लिए क्या होगा? गुड्स होगा। अगर एसी का काम है और मैं फर्नीचर खरीद रहा हूं, तो वो मेरे लिए गुड्स नहीं होगा, वो मेरे लिए क्या होगा? एसेट्स होगा। इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं पड़ा, जैसे कि गोल्ड मर्चेंट, जो सोना बेचने वाला होता है, गोल्ड को बेचता है, तो वो उसके लिए गुड्स होगा। अगर वो कस्टमर को हैंडल करने के लिए कोई फर्नीचर वगैरह खरीदता है, तो वो उसकी एसेट माना जाएगा। जब भी हम गुड्स परचेस के बारे में बात कर रहे होंगे, तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाएगा, वो है परचेस अकाउंट। और जब भी हम गुड्स सोल्ड कर रहे होंगे, तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाएगा, वो है सेल अकाउंट। देखो, गुड्स को परचेस किया जा सकता है कैश में भी और क्रेडिट में भी। इसी तरह से गुड्स को सोल्ड भी किया जा सकता है कैश में भी और क्रेडिट में भी। गुड्स को सोल्ड किया जा सकता है कैश में भी और क्रेडिट में भी। तो देखो, जब माल गुड्स नहीं बिकता, तो मेरा कन्वर्ट हो जाता है स्टॉक में। स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्टॉक दो तरह का होता है। एक होता है ओपनिंग स्टॉक और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? जो ईयर के स्टार्टिंग में हमारे पास बचा हुआ है, वो मेरा होगा ओपनिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? जो ईयर के एंड में बचा हुआ है हमारे पास, वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा। स्टॉक का एक और दूसरा नाम भी है। स्टॉक का दूसरा नाम इन्वेंट्री है। स्टॉक का दूसरा नाम इन्वेंट्री है। जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में लगी हुई हैं, वो स्टॉक वर्ड यूज नहीं करती, वो इन्वेंट्री वर्ड यूज करती हैं। उनके लिए इन्वेंट्री तीन तरह का होता है। पहला आता है रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस, एक होता है फिनिश गुड्स।
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में लगी हुई हैं। जैसे जो क्लॉथ मिल है, जो कपड़े बनाने वाली है, जो कपड़े का प्रोडक्शन करती है, उसके लिए कच्चा माल क्या होगा? कॉटन। कॉटन को अगर कन्वर्ट कर लो थ्रेड में, मतलब धागों में, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगा। जब उन धागों से उस धागों को कन्वर्ट कर दो शर्ट्स में, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? फिनिश गुड्स हो जाएगा। इसी तरह से हम एक और भी एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे कि गाड़ी कोई एक कंपनी बनाती है, गाड़ी बनाने वाली कंपनी के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? कच्चा माल क्या हो सकता है? जैसे कि टायर्स हो सकते हैं, लाइट हो सकती है, या स्टील हो सकता है, वो कच्चा माल होगा। और फिनिश गुड्स क्या होगा? जब गाड़ी पूरी तरह से कंप्लीट बनकर तैयार हो जाएगी, उसको बोला जाएगा फिनिश गुड्स। अगर गाड़ी बना रहे हैं और ये गाड़ी बनकर तैयार है, इसके लाइट्स लग चुकी हैं, बट अभी टायर नहीं लगे, तो अभी काम बाकी है, ये क्या होगा? मेरा वर्क इन प्रोग्रेस। तो मैंने बोला था कि सेल के बारे में अभी थोड़ा बात की थी कि सेल मेरी दो तरह से हो सकती है। सेल के बारे में, सेल एक इसके साथ एक वर्ड और जुड़ा हुआ है, वो है सेल रिटर्न। ये सेल रिटर्न क्या होता है? बेचा हुआ माल वापस आ जाना। जो हमने किसी को माल बेचा था, वो माल हमारे पास वापसी आ जाता है, तो उसको बोला जाएगा सेल रिटर्न। हमारे पास माल वापस आ रहा है, उसका एक को नाम है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड। इसी तरह से जब हम परचेज करते हैं और वो अगर हमें पसंद नहीं आता, तो हम वो माल को वापस कर देते हैं, तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, वो है परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न का एक को नाम है पड़ा, उसको बोला जाएगा रिटर्न आउटवर्ड। तो अभी मैं बात कर रहा था सेल के बारे में, क्रेडिट सेल के बारे में बात कर रहा था। ये क्रेडिट सेल कब बनती है? जब हम गुड्स को उधार में बेचते हैं तो क्रेडिट सेल हो जाती है। व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। जब गुड्स को हम उधार में बेचते हैं तो क्रेडिट सेल हो जाती है। उससे एक एसेट क्रिएट होती है जिसको बोला जाता है डेटर। डेटर्स मेरी एसेट्स होती है। अभी इस एसेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि एसेट क्या होती है। इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वो एग्जांपल देखो। सपोज करो एक्स ने सेल किया है गुड्स। किसको सेल किया है? वाई को। वाई ने क्या किया? इसका मतलब परचेज किया है। एक्स ने सेल किया है, वाई ने क्या किया है? परचेज किया है। तो ये सब डील जो हुई है, इनमें क्रेडिट हुई है, तो उस समय एक डेटर अराइज हो जाएंगे, डेटर बन जाएंगे। और डेटर मेरी जो होती है एसेट होती है। अगर एक्स ने वाई को माल बेचा है और वाई कहता है मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, मैं आपको पैसे 3 महीने के बाद दूंगा, तो हम उसको ऊपर एक बिल लिखेंगे। ये वाला बंदा इसके ऊपर एक बिल लिखेगा। ये कौन होगा? ड्रावर होगा। और ये कौन होगा? ड्रावी होगा। ड्रावर वो होता है जिसने माल बेचा है, और ड्रावी वो होता है जिसने खरीदा है। अब क्या है, एक्स ने वाई को माल बेचा है और वाई कहता है हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम आपको ये पैसे 3 महीने के बाद देंगे। तो एक बिल लिखेगा, एक्स भी लिखेगा वाई के ऊपर, और वाई को उस बिल को अगर एक्सेप्टेंस करने के बाद दोबारा एक्स को दिया जाएगा। अगर ड्रावी बिल को रिटर्न कर देगा तो एक्स के लिए वो क्या बन जाएगा?
BR बन जाएगा। तो दो चीज़ों को जोड़ दो, एक डेटर को जोड़ दो और एक BR को जोड़ दो। दोनों को जोड़ने से एक चीज़ बन जाती है जिसको हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। इसी तरह से हम परचेज के बारे में भी देख सकते हैं। परचेज कर रहे हैं हम क्रेडिट में, मतलब परचेज अगर क्रेडिट में कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं हम किस में, क्रेडिट में, तो एक पैसा देना है तो हमारे ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। जैसे वहाँ एसेट बना था, यहाँ क्या होगी, लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। उसको बोला जाएगा क्रेडिटर्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, व्हेन गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट, व्हेन गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट, जब गुड्स को खरीदा जाता है तो क्रेडिटर्स बन जाते हैं। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, एक्स ने पैसे लेने हैं किससे, वाई से, तो वाई ने देने हैं। एक्स अपनी बुकों में लिखेगा कि मेरा ये डेटर है। कौन डेटर है अपना, वाई। और ये अपनी बुकों में लिखेगा क्या, एक्स मेरा क्या है अपना, क्रेडिटर्स है। तो इसने बिल को एक्सेप्टेंस किया था। जो बिल को एक्सेप्टेंस करेगा, जो बिल को एक्सेप्टेंस करेगा, उसके लिए वो बीपी बन जाएगा। तो क्रेडिटर्स और बीपी को जोड़ दो, क्रेडिटर्स और बीपी को जोड़ दो, तो उससे एक डेफिनेशन और निकल के आ जाएगी। उसको बोला जाएगा ट्रेड पेबल। की डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखो, एक्सपेंडिचर का मतलब पढ़ने जा रहे हैं कि एक्सपेंडिचर होता क्या है अपना। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा। कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसका मतलब है कि डेट एनी टाइप्स ऑफ पेमेंट, मतलब किसी भी तरह की पेमेंट फॉर द रिसिप्ट ऑफ बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब जो हम खर्चा करते हैं और उसका हमें बेनिफिट मिलता है वो मेरा एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर मेरा तीन तरह का हो सकता है, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है मेरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है मेरा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक वो अमाउंट है जो वो एक अमाउंट होता है अपना जो इंक्रीज करता है मेरी एसेट्स को, और बेनिफिट जो है मुझे उसका फ्यूचर में मिलता है, जिसका बेनिफिट जो है मुझे फ्यूचर में मिलता है अपना। जैसे कि मैंने आज एक मशीन खरीदी है और मशीन से क्या होगा, मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा। आज अगर मैं 100 यूनिट बना रहा हूँ और एक मशीन है, फ्यूचर में मैंने एक मशीन और खरीद ली तो 2 मशीन हो जाएंगी। पहली मशीन से 100 यूनिट और था और सेकंड मशीन से 100 यूनिट और होगा, तो टोटल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, 200। ये मेरा अर्निंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज करेगा। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसका बेनिफिट हमें करंट ईयर में मिल जाता है अपना, जैसे कि रेंट पे करना, जैसे कि सैलरी पे करना, जैसे कि वेजेस पे करना। ये सब लिखे जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखे जाते हैं अपने। और उसके बाद डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये होता तो रिवेन्यू नेचर का है बट बेनिफिट कई सालों तक मिलता है। जैसे कि हम एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसके ऊपर 5 लाख रुपए खर्चा करते हैं और इसका बेनिफिट हमें 5 साल मिलता है, तो हर साल का खर्चा कितना होगा, 1 लाख। ये 1 लाख तो हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करते चले जाएंगे, बाकी 4 लाख जो दिखाया जाएगा बैलेंस शीट में, अगले साल फिर वही प्रोसेस रहेगी। 1 लाख प्रॉफिट एंड लॉस में, 3 लाख बैलेंस शीट में। ये प्रोसेस जब तक चलती रहेगी जब तक ये खर्चा ख़त्म नहीं हो जाता। इसके बाद हमें इनमें डिफरेंस बढ़ना है कि इनमें डिफरेंस क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या है। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। कैसे करता है इंक्रीज, जैसे सपोज करो मेरे पास आज एक मशीन है, मैंने एक और मशीन खरीद ली। पहली मशीन से प्रोडक्शन होता 100 यूनिट का, दूसरी मशीन से भी
100 यूनिट का प्रोडक्शन होने लगा। टोटल कितनी यूनिट का प्रोडक्शन हो जाएगा? 200। पहले मैं मार्केट में 100 यूनिट बेचता था और आज मैं 200 यूनिट बेच रहा हूँ, तो इससे मेरी अर्निंग कैपेसिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी। बट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? मेरी अर्निंग कैपेसिटी को क्या करता है? मेंटेन करता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो एक ही बार किया जाता है, मतलब खर्चा एक ही बार होता है, रेगुलर में खर्चा नहीं होता। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रेगुलर बेसिस पे खर्चा होता है अपना। कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट पे शो किए जाते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट में शो किए जाते हैं अपने। कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? जैसे कि रेंट पे करना, सैलरी पे करना और वेजेस पे करना। देखो हम बात कर रहे थे ये बिल्डिंग के बारे में, ये प्लांट के बारे में, ये फर्नीचर के बारे में। ये है क्या? ये मेरी एसेट्स हैं। एसेट्स क्या होती हैं? एसेट जिस पर मालिक का अधिकार होता है और उसको वो यूज करता है अपने बेनिफिट के लिए। तो ये एसेट 3 तरह की हो सकती हैं। देखो एसेट क्या होती है? जिस पर मालिक का अधिकार होता है और वो इस एसेट को यूज करता है अपने बेनिफिट के लिए। तो एसेट कितने तरह की होती है? एक होती है नॉन करंट एसेट, एक होती है करंट एसेट, एक होती है फिक्टिशियस एसेट और नॉमिनल एसेट। तो उसी तरह से नॉन करंट एसेट को 2 तरह से क्लासीफाई किया गया है अपना। एक होती है टेंजिबल एसेट और एक होती है इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट वो एसेट होती है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। जैसे कि ये बोर्ड है, इस बोर्ड को मैं टच कर सकता हूँ बड़ा। जैसे कि ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को मैं टच कर सकता हूँ बड़ा। तो इसी तरह से जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है वो मेरी होती है टेंजिबल एसेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लैंड को हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। जैसे कि फर्नीचर, उसको छू सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे कि बिल्डिंग, जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं अपने। जैसे कि कंप्यूटर, देख सकते हैं और छू सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिसको ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है वो है गुडविल। गुडविल होती क्या है? एक किस्म की रेपुटेशन होती है जो अर्न की जाती है प्रोवाइड ए बेटर क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अगर हम कस्टमर को अच्छी सर्विस देंगे जिसकी वजह से वो कस्टमर बारी बारी से उसी दुकान पर जाएगा जहाँ से उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है अपनी। तो उसके बाद करंट एसेट कौन सी होती हैं? करंट एसेट, इसका कोई और भी एग्जांपल दे सकते हैं हम। गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, पेटेंट्स हो गया। ये सारी इसके एग्जाम्पल हैं अपने। करंट एसेट क्या होती हैं? वो एसेट होती हैं जो कन्वर्ट हो जाती हैं कैश में ईजिली 1 ईयर के अंदर जो है कन्वर्ट की जाती हैं, वो मेरी करंट एसेट होती हैं। नॉन करंट एसेट को बिजनेस में यूज़ किया जाता है, उसको बेचा नहीं जाता, लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया जाता है, बेनिफिट अर्न करने के लिए। और करंट एसेट को कन्वर्ट किया जाता है कैश में। जो एसेट कन्वर्ट हो जाती है 1 ईयर के अंदर कैश में, वो मेरी होती है करंट एसेट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो स्टॉक, और स्टॉक का डिफाइन मैंने पहले से कर दिया था कि स्टॉक क्या होता है अपना। डेटर, इसके बारे में भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि डेटर क्या होता है अपना। इसी तरह से प्रीपेड हो गया, अक्रूड इनकम हो गई, ये सब हो सकता है, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। और फिक्टिशियस एसेट क्या होती है? जिन एसेट को बेचकर हमें कुछ नहीं मिलता, एक किस्म की लॉस वाली एसेट होती है। तो इसका एक और नाम है, वो है नॉमिनल एसेट। जिनको बेचकर अपने को कुछ नहीं मिलता वो होती है मेरी फिक्टिशियस एसेट। इसके एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो गया और एडवर्टाइजमेंट हो गया।
रिसिप्ट दो तरह की होती है हमारी, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट और एक होती है रिवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? जो अपने को रेगुलर में नहीं मिलती। जैसे अगर तुम बैंक से लोन लेने जाते हो ना, तो बैंक लोन तुम्हें एक ही बार देगा, बारी बारी वो लोन नहीं देगा, इसलिए उसकी वो क्या होती है? कैपिटल रिसिप्ट होती है। एग्जाम्पल दे रखे हैं, हमने एसेट को बेचा, फिक्स एसेट को बेचा। फिक्स एसेट के बारे में मैंने अभी बताया था कि नॉन करंट एसेट का दूसरा नाम, नॉन करंट एसेट्स का दूसरा नाम जो है ना, वो है फिक्स एसेट। नॉन करंट एसेट का दूसरा नाम है फिक्स एसेट। अगर हम फिक्स एसेट को बेचते हैं ना, एसेट को हर रोज रोज नहीं बेचा जाएगा। अब मैं बिल्डिंग अपनी हर रोज थोड़ी बेचूंगा, अपना सोना डेली नहीं बेचूंगा, अपना फर्नीचर नहीं बेचूंगा जब तक वो ख़राब नहीं हो जाता, अपनी गाड़ी नहीं बेचूंगा जब तक वो डैमेज नहीं हो जाती। मेरा काम थोड़ी है इस चीज़ को करना। तो वो रिसिप्ट होती है जो अपने को रेगुलर में नहीं मिलती, जैसे कि बैंक से लोन लेना, एसेट को बेचना, शेयर इश्यू करना और डिवेंचर इश्यू करना। शेयर कब इशू किए जाते हैं और डिवेंचर कब इशू किए जाते हैं? जब कंपनी को फंड्स की ज़रूरत होती है तो शेयर इशू किए जाते हैं और डिवेंचर इशू किए जाते हैं। तो शेयरों पे जो दिया जाता है वो डिविडेंड दिया जाता है और डिवेंचर्स पे जो दिया जाता है वो इंटरेस्ट दिया जाता है। इसी तरह से रिवेन्यू रिसिप्ट क्या है? जो अपने को रेगुलर में मिलेगी। जैसे मैंने किसी को पैसा ब्याज पे दिया तो हर महीने इंटरेस्ट मिलेगा। मैंने किसी बंदे को अपनी बिल्डिंग किराए पे दी तो रेंट रेगुलर में मिलेगा। तो कमीशन रिसीव हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है, और जो मैं गुड्स को बेचूंगा वो भी मेरी क्या होगी? रिवेन्यू रिसिप्ट होगी। ये इनके कुछ डिफरेंस हमने पढ़े हैं कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है और रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है। हमने एसेट्स के बारे में पढ़ लिया था। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं लायबिलिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लायबिलिटी वो अमाउंट होता है जो पे करना होता है बाहर। अगर मैंने किसी से गुड्स खरीदा तो पैसा देना होगा, सीधी सी बात है अपनी। अगर मैंने लोन ले रखा है तो भी पैसा देना होगा, तो मेरे लिए क्या होगी? लायबिलिटी। लायबिलिटी बेसिकली दो तरह से हो सकती है, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब जो बिजनेस के अंदर पे करनी है। जैसे क्या? बिजनेस के अंदर जो है कैपिटल पे करना होता है और प्रॉफिट एंड लॉस, एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट होते हैं वो पे करना होता है। और जो बाहर की लायबिलिटी कौन सी है अपनी? जो बाहर पे करनी है, जैसे कि लोन की पेमेंट करना, आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करना, आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग वेजेस, जो क्रेडिटर्स हो गए, बिल पेबल हो गया। बताया था बिल पेबल क्या होता है अपना, ये होती है बिजनेस के बाहर की लायबिलिटी। इसी तरह से इसको फर्दर क्लासीफाई किया गया है। एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी, एक होती है करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी का दूसरा नाम जो है वो है करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी का दूसरा नाम जो है वो है फिक्स लायबिलिटी। वो लायबिलिटी होती है जिसकी पेमेंट 1 साल के बाद की जाती है। जैसे कि बैंक से लोन लेना और बोला बैंक के लोन की जो पेमेंट की जा रही है 10 साल के बाद की जा रही है, तो ये मेरी कौन सी लायबिलिटी होगी? नॉन करंट लायबिलिटी। इसी तरह से करंट लायबिलिटी कौन सी होती है? वो लायबिलिटी होती है जिसकी 1 साल के अंदर पेमेंट करते हैं। जैसे कि क्रेडिटर्स की, जैसे कि बीपी की, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट। ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ये बैंक ओवरड्राफ्ट होता है बैंक से एक लिमिट से ज़्यादा पैसे निकाल लेना। जैसे कि बैंक में हमारे 10,000 हैं और बैंक से परमिशन लेकर हमने 20,000 निकलवा लिए थे। बैंक में 10,000 निकाल लिए 20,000, तो एक लिमिट से ज़्यादा पैसे निकाल लिए हैं। तो अगर हम लिमिट से ज़्यादा पैसे निकालेंगे तो उसको बोला जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। तो लायबिलिटी को निकालने के लिए एक टेक्निक को भी यूज किया जा सकता है, एक फॉर्मूले को भी यूज किया जा सकता है अपना। कैसे? हमें पता है कि हमारी एसेट इज इक्वल टू होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अगर मैं एसेट में से माइनस कर दूं,
एसेट में से क्या माइनस कर दूं, कैपिटल माइनस कर दूं, तो मेरी क्या आ जाती है, वहाँ से लायबिलिटी आ जाती है। तो ये लायबिलिटी का भी टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। हमने यहाँ कुछ डेफिनेशन और पढ़नी है, जैसे कि प्रॉफिट्स के बारे में, जैसे कि गेन के बारे में, जैसे कि लॉस के बारे में। प्रॉफिट कब होता है, जैसे गुड्स की कॉस्ट थी 10,000 और गुड्स को सोल्ड कर दिया 12,000 रुपये में, तो ये 2,000 रुपये से प्रॉफिट हो गया है। कहने का मतलब क्या है, ये गुड्स को बेचना एक इनका रिवेन्यू होता है। अगर रिवेन्यू ग्रेटर देन है किससे, एक्सपेंस से, तो मुझे हो जाएगा प्रॉफिट। जैसे कि यहाँ हो रहा है 20,000 का प्रॉफिट। ये गेन कब होगा, गेन होता है एसेट को बेचने से। जैसे एक लैंड को सोल्ड कर दिया, लैंड की कॉस्ट थी 1,00,000 रुपए, इसको सोल्ड कर दिया 1,20,000 रुपये में, तो 20,000 का बेनिफिट हो गया है। तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया गया है गेन, मतलब एसेट को बेचेंगे। कौन सी एसेट को बेचेंगे, फिक्स एसेट को बेचेंगे, उससे जो बेनिफिट होगा उसको बोला जाएगा गेन। ये लॉस क्या होता है, जैसे मैंने अभी लॉस को कई तरह से डिफाइन किया गया है। जैसे ये बोलता है कि अगर गुड्स की कॉस्ट थी 1,00,000 रुपया, इसको सोल्ड कर दिया 80,000 रुपये में, तो 20,000 रुपये का क्या हो गया, मुझे लॉस हो गया है। अगर रिवेन्यू कम है और एक्सपेंस ज़्यादा है, रिवेन्यू का मतलब सेल होता है, वैसे तो रिवेन्यू क्या है, कम है, और एक्सपेंस क्या है, ज़्यादा है, उस केस में मुझे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। जैसे रिवेन्यू को मैंने बोला सेल तो 80,000 थी और एक्सपेंस कितने थे, 1,00,000। गुड्स को खरीदी कॉस्ट मेरा एक्सपेंस था, तो रिवेन्यू को सेल बोला जाता है। 80,000 की सेल है, एक्सपेंस है 1,00,000, तो 20,000 का क्या हो जाएगा, मुझे लॉस हो जाएगा। या लॉस बाय थेफ्ट हो जाए, लॉस बाय फायर हो जाए, तो भी मेरा क्या माना जाएगा, लॉस माना जाएगा। जैसे कि डिस्काउंट के बारे में, डिस्काउंट होता क्या है, कहता है इट इज ए रिबेट और एन अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू द बायर, जो सेलर के द्वारा बायर को दिया जाता है। बेसिकली 2 तरह का होता है ये, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो दिया जाता है वो लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है, अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचना है तो कस्टमर को लालच दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, जैसे सपोज करो अगर एक टॉप खरीदोगे तो मैं दूंगा आपको 1,000 रुपये का, अगर 2 टॉप खरीदोगे तो दूंगा 1,500 रुपये का, 3 टॉप खरीदोगे तो दूंगा 2,000 रुपये का। अब बताओ, एक टॉप खरीदने में कितना पड़ रहा है, 1,000, 2 टॉप खरीदने में कितना पड़ रहा है, 1,500, और 3 टॉप खरीदने में कितना पड़ रहा है, 2,000। तो कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट किया जा रहा है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेल कर सकें। कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है कि कम रेट में उसको ज़्यादा माल मिल जाता है। ये बल्क में आप परचेस करते हैं, बल्क का मतलब होता है ज़्यादा क्वांटिटी में परचेस करेंगे जब ही मिलेगा। तुम मार्केट में देखा होगा कई तरह के दुकानदार होते हैं, जैसे कि होलसेलर, रिटेलर। एक होलसेलर होता है और एक रिटेलर होता है। होलसेलर कौन होता है, जो इकट्ठा माल बेचता है, और रिटेलर कौन सा होता है, जो थोड़ा थोड़ा करके माल बेचता है। होलसेलर के पास इकट्ठा माल आता है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, मंडी में जो सब्जी मंडी होती है वहाँ पे होलसेलर, जो आड़ती लोग होते हैं वो होलसेलर होते हैं अपने, उनकी दुकानों में 100 कट्टे आते हैं और वो बेचते हैं, इकट्ठा बेचते हैं अपने, वो होते हैं होलसेलर। फिर एक रिटेलर होते हैं जो थोड़ा थोड़ा करके आलू लेके आते हैं,
और वो थोड़ा थोड़ा करके आगे बेचते हैं अपने। तो होलसेलर का प्राइस कुछ अलग होता है और रिटेलर का प्राइस अलग होता है अपना। तो ये कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए वाला डिस्काउंट दिया जाता है। इसी तरह से कैश डिस्काउंट होता है। कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? ताकि कस्टमर इमीडिएटली पेमेंट कर दे, तुरंत भुगतान कर दे। मैंने कपिल से 1 लाख रुपए लेने थे और उसको मैंने 6 महीने का टाइम दिया था और मैंने उसको बोला तू ये पेमेंट 3 महीने में कर दे तो तुझे 1 लाख पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, तू मुझे 95,000 पेमेंट कर दियो। तो मैं उसको डिस्काउंट दे रहा हूँ। कितना डिस्काउंट दे रहा हूँ? 5,000 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ ताकि वो इमीडिएटली मेरा पेमेंट कर दे। तो इसलिए ये डिस्काउंट दिया जाता है, कैश डिस्काउंट। उसके बाद कुछ और हमारे वर्ड हैं जैसे कि GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये मेरा जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? द बर्डन कैन बी शिफ्ट वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। पहले बहुत तरह के टैक्स लगते थे, अभी वो सभी तरह के टैक्स को ख़त्म कर दिया गया है। उसके स्थान पर वन नेशन वन टैक्स आ गया है जिसको हम बोलते हैं GST। इसका पूरा चैप्टर है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर कहते हैं बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? जिनको मैंने माल बेचा था और वो कैपेबल नहीं है पैसे देने के लिए, वो मेरे बैड डेब्ट्स होंगे। एक होगा इंसॉल्वेंट, मतलब दिवाली हो जाना। मैंने किसी को पैसे दिए थे और वो कहते हैं कि मैं दिवालिया हो गया हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है, अपने कुछ मर्जी करो, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। सोल्वेंट वो पर्सन्स जो एबल है पैसे देने के लिए, वो जो बोला जाएगा उसको सोल्वेंट बोला जाएगा। कुछ डेफिनेशन और रह गई थी, उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि रिवेन्यू। हमें पता है कि रिवेन्यू मतलब वैसे सेल होते हैं। रिवेन्यू जो अपने को रेगुलर में मिलता रहता है, करंट ईयर में जो रेगुलर मिलता है, जैसे कि रेंट मिल सकता है, हम रेगुलर में सेल कर सकते हैं, वो मेरा रिवेन्यू होता है अपना। बट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या है? जिस चीज़ का हम काम कर रहे हैं मेजर इनकम वहीं से होनी चाहिए। जैसे कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मेन इनकम ट्यूशन से ही होनी चाहिए, तो वो मेरा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। मैंने अपने फ्रेंड को लाख रुपए उधार दे रखे हैं, उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो मेरी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है, वो मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। मेरा ऑपरेटिंग काम क्या है? अपने सेंटर को चलाना, अच्छी तरीके से सेंटर को चलाना, और वहाँ से जो मेरी इनकम आएगी वो मेरा होगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर मैंने अपने फ्रेंड को पैसा दे रखा है और वहाँ से अगर ब्याज आ रहा है तो वो मेरी रिवेन्यू इनकम नहीं होगा, ऑपरेशन की इनकम नहीं होगा, वो मेरी नॉन रिवेन्यू ऑपरेशन इनकम है पड़ा। इसी तरह से टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब सेल्स ही लिया गया है, ठीक है। लाइफ स्टॉक क्या होते हैं? जो हम घर में कैटल्स रखते हैं, जैसे कि घोड़े, जैसे कि काऊ, ये हम कुछ पशु अपने घर में रखते हैं अपने, इनको ही लाइफ स्टॉक बोला जाता है।